गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया है। तो आइए बात करें। हमारा तीसरा चैप्टर चल गया है साइंस में, और तीसरे चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। इसमें हमने धातुओं के बारे में पढ़ लिया और धातुओं के भौतिक गुण भी पढ़ लिए। धातु क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया, कितने प्रकार की धातु है ये सभी पढ़ ली हैं। अब है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण डाल देंगे हेडिंग, धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण निम्न हैं, और वो जैसे कि पहले है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। नंबर 1 है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे धातुओं का वायु में दहन करने पर या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यदि हम सूत्र बना दें तो धातु प्लस ऑक्सीजन या वायु इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड इनका निर्माण होगा। तो धातु मेटल M बराबर क्या हो सकती है? Zn हो सकती है, Cu हो सकती है, Na हो सकती है धातु, Ca हो सकती है धातु, और एल्यूमिनियम हो सकती है धातु। ठीक, और बहुत सारी धातुएं हैं जिनके साथ हम अभिक्रिया कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक रिएक्शन लूं, जैसे और भी है, मैग्नीशियम है और इत्यादि हैं, लिथियम, रुबिडियम, सोडियम आदि, ये सभी धातुएं हैं। तो धातुएं ये हो गई। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जाम्पल ए, डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं। अगर मैं Zn की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करूं तो क्या बनेगा? ZnO, जिसे जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। और इसे संतुलित भी कर लेंगे, संतुलित होगी ये Zn। और बी अभिक्रिया, ये जिंक धातु है और ये वायु या ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी धातु ले सकते हैं हम Cu और प्लस के O2, तो ये बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये होगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ये है वायु और ये है कॉपर। ठीक है, और भी बना लो। इनमें से ले लेंगे Na और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड। यह है ऑक्सीजन, संतुलित करेंगे तो यहाँ पे Na के 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 2 करने के लिए तो यहाँ पे फिर Na के 4 करने पड़ेंगे, संतुलित हो गई। दैट्स ऑल। उतारिए इसे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका हाथ के हाथ ही। अगला रासायनिक गुण इसका धातु की जल से अभिक्रिया। और धातु की जल से अभिक्रिया देखो, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, वह ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो धातु की जल से अभिक्रिया करेंगे, जैसे कि हमने Na को लिया एग्जाम्पल के तौर पर, सोडियम की जल से अभिक्रिया, तो Na धातु ली और जल से अभिक्रिया कर दी, करने पर प्राप्त होता है हमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और प्लस नहीं, ये एक विस्फोटक बन जाएगा, सोडियम को जल में गिरने से विस्फोटक बन जाएगा, ये वाला, ये अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरी कैल्शियम की करेंगे, Ca की जल से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी। दूसरा और भी ले सकते हैं हम, Fe की जल से अभिक्रिया, तो Fe की जल से अभिक्रिया करेंगे तो Fe3O4 और H2 ओके, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 2 कर लेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन के करने पड़ेंगे, ठीक है। और Fe3 है, OK4 है, OK4 करने के लिए यहां पर 2 करना पड़ेगा, तो 2 के नहीं 4 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, 4 दूनी 8, यहां पर 4 करना पड़ेगा, Fe के 3 है तो 3 Fe के करने पड़ेंगे। इस प्रकार से इन्हें संतुलित भी करेंगे। एल्यूमिनियम की करेंगे जल से अभिक्रिया, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा Al2O3 और प्लस के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं, 3 ऑक्सीजन के हो गए, इसकी वजह से
तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पे 2 कर लेंगे। नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत है इसके लिए। अब बात करेंगे इसके तीसरे गुण की। तीसरा गुण है इसका धातुओं की सी वाला, धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके धातु लवण, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बंध का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू धातु लवण और प्लस के हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देंगे इसका। एग्जाम्पल धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया। अब धातु कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने ये लिया है Na और ये होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, और इससे अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा धातु लवण यानी कि NaCl और प्लस के H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो NaCl, Na एक है, Cl का एक है, हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे Na के 2 करने पड़ेंगे। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो है, यहाँ पे Mg ले सकते हैं हम, Mg प्लस के HCl इज इक्वल टू ये बनेगा MgCl2 और प्लस के हाइड्रोजन गैस बिल्कुल अलग मुक्त हो जाएगी। HCl H के 2 है तो Cl2 के भी 2 हो गए, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तीसरी धातु ले सकते हैं हम Ca और यहाँ पे HCl इज इक्वल टू ये बन जाएगा CaCl2 और प्लस H2। इसे 2 करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के भी 2 कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और धातुएं भी ले सकते हैं हम। बहुत सारी धातुएं मैंने लिखवाई थी अभी, उनके द्वारा हम HCl से अभिक्रिया कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर इसी का बी पार्ट बनाना हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बी पार्ट में यदि इसका बी एग्जाम्पल हो तो धातुओं की तनु अम्लों के साथ है, तो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो ये हो जाएगा Na2
SO4 प्लस हाइड्रोजन निकल कर जाएगी अलग, तो Na के 2 करने तो यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गई ये वाली अभिक्रिया। यहां पर भी हम इसी प्रकार से H2SO4 कर लेंगे और ये हो जाएगा MgSO4 और इसका ये क्या हुआ, SO4 अलग हुआ, कंप्लीट अभिक्रिया हो गई। और इसी तरीके से H2SO4 यहां पे भी हम कर लेंगे और यहां पर अगर की तो ये भी सेम ऐसी हो जाएगी, ऐसी ही हो जाएगी और यहां पे क्या हो जाएगा, SO4 हो गया। तो नोट कर लीजिए, नंबर 4 अगला गुण है धातु की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। देखिए इसकी खासियत है, इसकी क्वालिटी है, जब किसी कम सक्रिय धातु के, जब किसी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में, लवण के विलयन में अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय धातु को डाला जाता है तो वह उसका स्थान परिवर्तित करके, स्थान परिवर्तित करके स्वयं उसका स्थान या उसको स्थान से, उसको उसके स्थान से विस्थापित करके यह विस्थापित कर देती है। अब विस्थापित अभिक्रिया आपने ना विस्थापन उससे पढ़ी थी, एग्जाम्पल के आधार पर हम सब समझ जाएंगे। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, उदाहरण है इसका, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। आइए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि CuSO4 जैसे ही Zn से अभिक्रिया होती है तो Zn जो है जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो अभिक्रिया क्या बनेगी, ZnSO4 और ये कॉपर जो है वो अलग विस्थापित हो जाए, अलग विस्थापित हो गया और इससे क्या बनाइए, धातु लवण। यह है धातु लवण, यह है धातु लवण, ठीक है ना, ये भी धातु लवण है, जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एक और अभिक्रिया की, जैसे कि Fe की अभिक्रिया
FeSO4 की अभिक्रिया, यह फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी बोल देंगे, और इसकी अभिक्रिया अगर हम करेंगे जिंक से, तो यहां पर भी वही कंडीशन होगी, ZnSO4 बनेगा और प्लस के Fe अलग विस्थापित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे कि AgNO3 है, ये भी एक धातु लवण है। AgNO3 से अभिक्रिया करेंगे किसी की कॉपर की, तो Ag की अपेक्षा कॉपर अधिक क्रियाशील है इससे, तो कॉपर इसकी स्थान ले लेगा, तो यहां पे बनेगा CuNO3 और NO3 कॉपर के इसके होल्ट वाइज हो जाएगा, इसे बोलेंगे कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे Ag बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये विस्थापित हो जाती है। तो धातुओं के अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि दूसरी धातु को विस्थापित करने का, जो कम क्रियाशील होंगी उन्हें। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला गुण है नंबर 5, और नंबर 5 गुण है धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया, तो आइए बात करेंगे धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई भी धातु होगी और यहाँ पे क्लोरीन, और क्लोरीन से अभिक्रिया करके यहां पे बनाएंगे ये आयनिक क्लोराइड। तो धातु मेटल कोई सी भी है, जैसे कि हमने यही सबसे शुरू में ले ली सोडियम, और क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे, तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके तो ये बनेगा NaCl, जो कि आयनिक क्लोराइड के रूप में है। यहां पर Cl के 2 हैं, तो 2 लगाने के लिए यहां पे कंप्लीट करेंगे, तो यहां पे भी 2n। इसके अलावा धातु चाहे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम लिया, क्लोरीन से अभिक्रिया की CaCl2, और मैग्नीशियम तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा MgCl2, और यहां पर हमने ली Zn, तो ये बनेगा ZnCl। इसके अलावा और भी बहुत सी धातुएं हैं, कॉपर है, तो ये बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिए। और भी धातुएं हैं, सब क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो ये आयनिक क्लोराइड प्राप्त होंगे। अब बात करेंगे छठा गुण। छठा गुण है इसका धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो सबसे ज्यादा मोस्ट है चैप्टर में, अभिक्रियाशीलता श्रेणी।
तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे धातुओं के अधिकांश रासायनिक गुण। लिखो चलिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति, आपेक्षिक प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति और उनकी अभिक्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर, उनकी अभिक्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में, धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं, जिसे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जिसे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इनमें वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं और हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। कम क्रियाशील होती है। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दू हाइड्रोजन को एक बीच का स्थान दे दिया, हाइड्रोजन ये, और इसके ऊपर स्थित करूंगा, इससे जो अधिक क्रियाशील होगी तो वो है पीवी, इससे अधिक जो है वो एसएन है, टिन, इससे अधिक क्रियाशील जो है वो एफई है, इससे और भी अधिक क्रियाशील है जेडन है, जेडन से भी है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भी है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है
कैल्शियम, और कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है सोडियम, और सोडियम से भी अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। यहां पे लिख देंगे पोटेशियम। पोटेशियम थोड़ा जूम करके देख लीजिए, यहां पे है सोडियम, और ये रहेगी कैल्शियम, और ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ये है एल्यूमिनियम, नहीं तो ऐसा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं इस श्रेणी को बड़े उस पर बना दूंगा। इसमें देखो मैंने बना दिया है। हाइड्रोजन की अपेक्षा ये हाइड्रोजन से ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये है अभिक्रियाशीलता में कमी। ये एरो का निशान बताएगा अभिक्रियाशीलता में कमी, और ये है हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातुएं। और ये है हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील धातुएं। यह है पोटेशियम, यह है सोडियम, यह है कैल्शियम, और यह है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यह है जिंक, यह है आयरन, यह है टिन, यह है लेड, और ये स्वयं है हाइड्रोजन। यह है कॉपर, यह है मरकरी, यह है सिल्वर, और यह है गोल्ड, सोना। तो ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, जिसके द्वारा धातुएं क्या हो जाती हैं, ये कम, इसकी अपेक्षा सोडियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। अगर K2SO4, अगर इसका कोई भी विलयन लेंगे हम, तो विलयन में सोडियम इसको पोटेशियम को क्या कर देगी, पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर देगी। इस श्रेणी से ये है अच्छा फायदा मिलेगा हमें, ये बहुत मोस्ट है, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आने वाली ये है कि धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और उसके बारे में समझाइए और बताइए। तो दोस्तों दैट्स ऑल टुडे इन माय क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में अधातु।